नवंबर माह द्वितीय पाक्षिक सूचना 16 से 30 नवंबर 2025। गत वर्ष प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान मामले विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा। विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी GCC 2025 का अनुमोदन किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य GCC की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक एवं निवेश केंद्र के रूप में संचालित करना है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक GCC स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ देश के $100 अरब के GCC बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को GCC हब के रूप में विकसित करेगी। इस पॉलिसी के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना के लिए रिफ्स 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत, भूमि और भवन लागत को छोड़कर परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही भूमि या लीज एरिया की लागत का 50% अथवा अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन पर पहले 3 वर्षों तक 30% अथवा अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की पैरोल सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 में किराए पर संचालित इकाइयों को पहले 3 वर्षों तक किराए का 50% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 25% अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति GCC प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50% अथवा अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक प्रति GCC प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रता अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत का 50% सहायता, स्टाम्प ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी दी जाएगी। ध्यान रहे, GCC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग $1.9 मिलियन की वर्कफोर्स आयोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में $64.6 बिलियन का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक GCC इंडस्ट्री में $110 बिलियन का योगदान अनुमानित है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 में GCC के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी PEC इन आवेदनों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी PAC को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रूवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन का निर्णय करेगी। यहाँ पर PEC यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक रिको होंगे तथा प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी PAC के अध्यक्ष प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होंगे। वहीं GCC के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2025-26 के लिए राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम और बाजार हस्तक्षेप योजना MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम
के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के तहत प्रदेश में किसानों के लिए 4 फसलें मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की लगभग 9,436 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मूंग 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द 1,68,000 मीट्रिक टन, ये पूरा 100% है, मूंगफली 5,54,750 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन 2,65,750 मीट्रिक टन स्वीकृत पात्र मात्रा है। इनका कुल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपए है। प्रदेश के किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL तथा सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी संयुक्त उद्यम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रमशः 26% तथा 74% होगी। यह संयुक्त उद्यम खदान स्थल पर 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पुगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावट भाटा तहसील के ग्राम खरनोई में 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पावर ग्रिड बाड़मेर एक ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 kV सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय भी किया गया है। इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत डूंगरी बांध का निर्माण महत्वपूर्ण अंग है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुसार इसमें 16 गांवों की आबादी डूब क्षेत्र से प्रभावित होगी। विस्थापित होने वाले परिवारों को राज्य सरकार नियमानुसार मुआवजा प्रदान कर अन्य सुविधाओं के साथ नजदीक बसाने का प्रयास करेगी। इस बांध के निर्माण से मुख्यतः सवाई माधोपुर और करौली की 1,25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी और लोगों को भरपूर पेयजल मिलेगा। डूब क्षेत्र में आने वाले अधिकतर गांव वर्तमान में मोरेल एवं बनास नदी के बहाव से भी प्रभावित हो रहे हैं। यह बांध बनास और मोरेल के बहाव क्षेत्र में पानी भरने के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए इनके बहाव क्षेत्र का ही ज़्यादा उपयोग होगा। इससे वर्षा के दौरान आने वाली बाढ़ को रोकने में भी सहायता मिलेगी। पारंपरिक एवं जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन एवं गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इससे किसानों की कृषि लागत कम होगी, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और जैविक खाद की उपलब्धता से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने खेत पर ही खाद तैयार कर उत्पादन बढ़ा सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा बैलों से खेती करने वाले किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका को 50 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि देय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में पालनकर्ता द्वारा जन आधार नंबर से ई-मित्र अथवा स्वयं की SSO ID से बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी एम्स जोधपुर एवं जेकेलॉन हॉस्पिटल जयपुर द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मिशन लाइफ के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर समस्त जिलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत पंचायती विभाग द्वारा प्रदेश के
4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 1,10,000 कार्य करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत राज्य में 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवा रही है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य कर्म भूमि में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों में समर्पित रूप से प्रोत्साहित करना है। इसके तहत प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फंडिंग और CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहयोग से 4 वर्षों में लगभग 45,000 रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। इस तरह का व्यापक अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। यह अभियान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। इस अभियान को इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और SDMC यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही मेगा PTM के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने की पहल की गई है। AI आधारित ORF यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी द्वारा बच्चों का वर्गीकरण कर उन्हें प्रखर 2.0 के तहत रीडिंग रेमेडिएशन के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रखर और निपुण जैसे अभियानों से भी इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास को नई गति मिल रही है। यह पहल विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इस अभियान के 4 प्रमुख घटक हैं, जिसके तहत 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। ये 4 घटक हैं: विद्यार्थी केंद्रित कार्य, विद्यालय केंद्रित कार्य, शिक्षक केंद्रित कार्य तथा शैक्षणिक परिणाम के उन्नयन केंद्रित कार्य। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना है।